तो ये कहानी शुरू होती है जैक नाम के एक घायल आदमी से। वो पार्किंग लॉट में जमीन पर बैठा है और उसके चारों तरफ एक गैंग के कई मेंबर खड़े हैं। वो सभी उसे मारने आए थे क्योंकि जैक अपने काम को अंजाम देने में असफल रहा था। उसका टारगेट था एक खतरनाक आदमी जिसका नाम पे बैक होता है। जैक को उसे खत्म करना था, लेकिन मिशन के दौरान उसने पे बैक के पूरे परिवार को मार डाला और खुद उसे भागने का मौका तक दे दिया। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक लंबा चौड़ा ताकतवर व्यक्ति आता है जिसकी टी शर्ट पर एक बड़ा सा क्रॉस बना था, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद पे बैक होता है। वो आते ही बिना वक्त गवाए गैंग पर गोलियों की बारिश कर देता है। कुछ गैंग मेंबर वहीं पर ढेर हो जाते हैं, लेकिन एक मेंबर के पास खास तरह की शक्तियां थी जिसकी वजह से गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। मजबूरी में पे बैक को हथियार छोड़कर उससे हाथों हाथ मुकाबला करना पड़ता है। लड़ाई बेहद खतरनाक होती है और दोनों अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन पे बैक अपने मार्शल स्किल और दमदार ताकत की वजह से उस आदमी की टांग और बाह को तोड़ देता है और आखिरी बचे गैंगस्टर को वो अपने नंगे हाथों से पकड़कर उसका सर कुचल देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ जैक को लगता है कि पे बैक ने उसे बचाने के लिए ये सब किया है, लेकिन वो गलत समझ रहा था। असल में उसने गैंग को इसीलिए खत्म किया ताकि वो खुद जैक से बदला ले सके। दरअसल जैक ने हाल ही में पे बैक की बेटी की जान ली थी और अब पे बैक उसे जिंदा छोड़ने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था। उसका मानना होता है कि बुरे लोगों को खत्म करना ही सही रास्ता है, चाहे उसके लिए उन्हें मारना ही क्यों ना पड़े। इसीलिए वो अपनी बंदूक लोड करता और जैक के सिर में गोलियां उतार देता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाए, पुलिस वहां पर आ पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहां पर कई लोग अलग अलग पावर्स रखते हैं। कोई बिजली को काबू कर सकता है तो किसी के पास बहुत ही सारी ताकत है, और इन खतरनाक पावर्स को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक ऐसी हाईटेक और सुरक्षित जेल बनाई है जिसे खास तौर पर सबसे ताकतवर और खतरनाक सुपर क्रिमिनल्स के लिए डिजाइन किया गया है। पे बैक, जो कि करीब 40 से 50 लोगों की हत्या का दोषी है, उसे उम्र कैद की सजा देकर इसी जेल में भेजा जा रहा था। इस जेल का वार्डन वॉल्टन डेवलिन नाम का एक बहुत ही करप्ट इंसान है जो खुद को वार्डन की बजाय ओवरसीयर कहलाना पसंद करता है। उसके बारे में कई अफवाहें हैं कि जो कैदी भागने की कोशिश करता है उन्हें वो बहुत ही सीक्रेट तरीके से मार डालता है। लेकिन न्यूज चैनल पर जब उससे पूछा जाता है तो डेवलिन इन आरोपों को सिरे से नकार देता है। उसका साफ कहना था कि ये जेल कैदियों को सुधारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें तकलीफ देने के लिए बनाई गई है। कुछ ही समय में नए कैदियों का एक जत्था जेल में पहुंचता है जिसमें पे बैक भी शामिल था। वो पहले से ही कैदियों में काफी फेमस था। सिक्योरिटी ऑफिसर कैप्टन ब्रॉडी उन्हें बताते हैं कि उनकी शक्तियों को पावर नलीफाइंग इक्विपमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पियनी कहा जाता है, और इस डिवाइस से उन्हें कंट्रोल किया जाएगा। ये डिवाइस हर कैदी की टांगों पर लॉक की जाती है और जब तक ये लगी होती है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उन नए कैदियों में एक ऐसा भी था जो बाकी सबसे अलग था। उसका नाम होता है डिएगो डियाज। उसकी सुपर पावर ये है कि वो अपने आसपास मौजूद लोगों की इमोशंस को महसूस कर सकता है। वहाँ बाकी हिंसक कैदियों से अलग डिएगो बिल्कुल ही बहुत शांत स्वभाव का था और इस हिंसा भरे माहौल में उसका जीना आसान नहीं होने वाला था। ऑफिसर मोरेलिस जब उसकी क्षमताओं को स्कैन करती है तो मुस्कुराते हुए उसे चेतावनी देती है कि जरा सावधान रहना। जब पे बैक की बारी आती है तो मोरेलिस समझ जाती है कि वो जेल का सबसे ताकतवर कैदी है। एक गार्ड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पे बैक टीवी पर जितना डरावना लगता है उतना असल में है नहीं। लेकिन पे बैक की धमकी भरी नजर देखकर गार्ड का चेहरा ही उतर जाता है और वो पीछे हट गया था, जिससे पे बैक हल्की सी हंसी हंसता है। लेकिन तभी मोरेलिस उसके पेट में जोरदार मुक्का मारती है जिससे वो घुटनों के बल झुक जाता है। मोरेलिस के पास खुद भी सुपर स्ट्रेंथ होती है और वो साफ कर देती है कि यहाँ बदतमीजी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। इसके बाद कैदियों को उनका सामान दिया जाता है और उन्हें उनके सेल में भेज दिया जाता है। कुछ देर के बाद पे बैक जेल के यार्ड में पहुंचता है जहाँ उसकी मुलाकात जिम से होती है। जिम उस आदमी का भाई था जिसे पे बैक पहले मार चुका है और इसीलिए वो पहले से ही बदला लेने के लिए तैयार था, और बिना देरी किए दोनों के बीच एक खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। पे बैक के पंच सीधा जिम के चेहरे पर पड़ते हैं जिससे उसका चेहरा लहूलुहान हो गया था। वहीं डेवलिन अपने ऑफिस से सीसीटीवी के थ्रू ये सब देख रहा था और वो टेबल पर पॉपकॉर्न खाते हुए मजे ले रहा था। मोरेलिस और बाकी गार्ड बस खड़े होते और लड़ाई रोकने की कोशिश तक नहीं करते। उधर डिएगो एक कैदी जिसका नाम गॉर्डन होता है उससे बातचीत कर रहा था। गार्ड्स की इस बेरुखी को देखकर वो पूछता है कि क्या सच में इस लड़ाई को वो ऐसे चलने देंगे। तो गॉर्डन कहता है कि गार्ड तब तक दखल नहीं देते जब तक कोई मरने की कगार पर नहीं होता। लड़ाई के दौरान जिम अपनी कोहनी से पे बैक की नाक तोड़ देता है जिससे खून बहने लगा था। पे बैक अपने ही खून से अपने चेहरे पर एक क्रॉस का निशान बनाता है, वैसा ही जैसा उसके शर्ट पर था, जो कि उसके विश्वास का एक चिन्ह था। इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से जिम पर हावी हो जाता है
और वो उसे लगभग खत्म ही करने वाला होता है कि तभी गार्ड आते हैं और उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। मोरालिस पेबैक को पीछे हटने का ऑर्डर देती है लेकिन वो इनकार करता है, जिससे वो उसे पीट कर काबू में कर लेती है। लड़ाई के बाद गॉर्डन डिएगो से दोस्ती करने लगता है और उसे जेल का एक छोटा सा टूर भी देता है, साथ ही कुछ जरूरी नियम भी समझाता है। पहला नियम कि कभी गंदगी मत फैलाना, खासकर जब तुम दूसरे कैदियों के साथ वो जगह शेयर कर रहे हो। दूसरा, किसी और कैदी की प्रॉब्लम में कभी मत पड़ना। तीसरा, किसी की भी चीज अपने ऊपर उधार मत होने देना, ना ही गार्ड से और ना ही किसी कैदी से। गॉर्डन चाहता है कि अच्छा बर्ताव करके वो पेरोल पाले। वो डिएगो को भी यही सलाह देता है। डिएगो उससे पूछता है कि क्या मशहूर कैदी द लोब यहीं पर है। उसके बारे में फेमस है कि वो माइंड कंट्रोल कर सकता है और उसने तो एक बार एक माँ को कंट्रोल करके अपने पूरे परिवार, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी मारने पर मजबूर कर दिया था। तो गॉर्डन कहता है कि हाँ, वो यही है, सामने वाली सेल में, लेकिन चेतावनी देता है कि उससे कभी पंगा मत लेना। तभी एक बड़ा सा म्यूटेंट कैदी वहां से गुजरता है, जो कि शरीर से बॉडी बिल्डर और कद काठी से किसी राक्षस जैसा लग रहा था। उसका नाम होता है डेरियस और वो द लोब का राइट हैंड था। उसे देखते ही गॉर्डन चुप हो जाता है। उसी समय द लोब को पेरोल हियरिंग के लिए एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है। उसके चेहरे पर एक मेटल मास्क लगा है ताकि वो अपनी एक्सप्रेशन से किसी का माइंड कंट्रोल ना कर सके। ये उसकी चौथी कोशिश थी पेरोल के लिए, लेकिन इस बार भी उसके लेटर को खारिज कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि उसे फिर से मानसिक परीक्षण से गुजरना होगा। गुस्से में वो वहाँ पर मौजूद लोगों को गालियां देता है, ये समझते हुए कि शायद वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा। कुछ देर के बाद वहाँ पर डेवलिन आता और उससे अपने रिटायरमेंट की बात करता है। वो कहता है कि इस जेल से वो कभी अमीर नहीं हुआ, इसीलिए वो लोब को एक सीक्रेट ऑफर देता है कि वो अपना पुराना खजाना उसे दे दे। और कहा जाता है कि लोब के पास अरबों का खजाना है जिसे उसने माइंड कंट्रोल करके लूटा था। बदले में डेवलिन वादा करता है कि वो उसे यहाँ से भागने में मदद करेगा, लेकिन लोब ये ऑफर ठुकरा देता है। पर डेवलिन उसे बेकार कैदी कहकर उसका मजाक उड़ाता है और समझाता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। इसी बीच जेल के क्लिनिक में डॉक्टर इसाबेल पेबैक और बाकी 2 कैदियों का इलाज कर रही होती है। पेबैक को बस मामूली सी चोटें आई थी, लेकिन एक दूसरे कैदी का सिर पूरी तरह से अलग हो चुका था, लेकिन फिर भी उसकी पावर की वजह से उसका सर दोबारा से जनरेट हो रहा था। ऑफिसर मोरालिस रूटीन चेक के लिए वहां पर आती है और थोड़ी देर के बाद डिएगो भी आता है, क्योंकि उस दिन उसकी सफाई की ड्यूटी क्लिनिक में ही थी। वो चुपचाप सफाई कर रहा होता है कि मोरालिस बिना वजह उसे धमकाती है कि कोशिश भी मत करना। इसाबेल ये देखती है और उसे अच्छा नहीं लगता। मोरालिस के जाने के बाद वो डिएगो से माफी मांगती है और कहती है कि यहाँ पर हर कोई ऐसा ही है। कुछ मिनट के बाद मोरालिस वापस आती है और इसाबेल से कहती है कि लोब का मानसिक परीक्षण शुरू करने का समय हो गया है। इसाबेल वहां से चली जाती है और डिएगो क्लिनिक में रह जाता है। तभी पेबैक होश में आता और चुपचाप पीछे से इसाबेल को पकड़कर हवा में उठा लेता है और तब तक गला दबाता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। उसके बाद पेबैक का ध्यान लोब पर जाता है। वो डॉक्टर की गैर मौजूदगी में उसे मारना चाहता था, लेकिन लोब शांत बैठा मुस्कुरा रहा होता है जैसे उसे कोई डर ही ना हो। और जैसे ही पेबैक उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, डिएगो दौड़ कर आता और उसे रोक लेता है, जिससे एक गार्ड को आने पर पेबैक को काबू करने का मौका मिल जाता है। और इस तरह से डिएगो ने लोब की जान बचा ली थी, लेकिन उसने गॉर्डन का दूसरा नियम तोड़ दिया था कि कभी भी किसी और के प्रॉब्लम में मत पड़ना। इस घटना के बाद डिएगो अचानक बाकी कैदियों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। वो उसकी काफी रिस्पेक्ट करने लगे, क्योंकि पहले से कई लोग पेबैक को नापसंद करते थे और अब डिएगो ने उसके खिलाफ खड़ा होकर करेज दिखाया था। सभी कैदी उसका आभार जताने के लिए अपने खाने से मिठाई उसको पेश करते हैं। उसी समय गॉर्डन भी वहां पर मौजूद था। उसने डिएगो की ओर देखकर कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और उसे सलाह दी कि इस नए मिले सम्मान का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि यही उसे इस जेल में जिंदा रहने में मदद करेगी। थोड़ी देर के बाद डेरियस टेबल पर डिएगो के पास आया और बताया कि उसका बॉस लोब उससे मिलना चाहता है। डिएगो डेरियस के साथ लोब के सेल की ओर गया और जब डिएगो वहां पर पहुंचा तो लोब ने सबसे पहले उसका जीवन बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। फिर उसने डिएगो को एक ऑफर दिया, डेरियस की जगह किचन में काम करने का, और वादा किया कि वो डिएगो को उसकी जरूरत की हर चीज उपलब्ध कराएगा। बदले में जब उसका प्लान पूरा हो जाएगा तो वो डिएगो को जेल से भागने में मदद भी करेगा। डिएगो बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लोब के साथ काम करना सही फैसला होगा या नहीं। इसी बीच वार्डन के ऑफिस में डेवलिन की सहायक फेलिसा ने उसे चेतावनी दी कि लोब के साथ सौदा करना खतरनाक है। उसने साफ कहा कि लोब पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन डेवलिन ने जवाब में कहा कि एक ऐसे जेल का वार्डन होने के नाते जहां सुपर विलेन कैद हैं, उसे उनसे भी ज्यादा खतरनाक होना पड़ेगा। उसने फेलिसा से कहा कि अगर वो अगली वार्डन बनना चाहती है तो उसे उतनी ही क्रूएल बनने का साहस भी रखना होगा। अपनी बात को साबित करने के लिए डेवलिन ने फेलिसिया को 2 लेटर दिखाए। एक सिफारिश लेटर जिसमें लिखा था कि रिटायरमेंट के बाद वो फेलिसिया को अगला वार्डन बनाने की सलाह देगा। दूसरा एक रिपोर्ट थी जिसमें उसकी गलतियों की सूची थी जो उसे इस पद के लिए बिल्कुल भी एबल नहीं ठहरा सकती थी।
डेवलिन ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऊंचे अधिकारियों को वो कौन सा लेटर भेजेगा इस बात पर निर्भर करेगा कि फेलिसिया उसके साथ आगे कैसा व्यवहार करती है। अगले दिन पेबैक की फिर से जांच करने के बाद इसाबेल ने तय किया कि उसे क्लिनिक से रिहा कर दिया जाए और इस बार सुरक्षा बहुत ही सख्त थी। पेबैक को अस्पताल के बेड से हथकड़ी लगाकर बांधा गया था ताकि वो डॉक्टर को चोट ना पहुंचा सके और एक गार्ड उसकी निगरानी में हमेशा मौजूद था। इसी बीच गॉर्डन की पेरोल सुनवाई हो रही थी। उसने इंटरव्यूअर को ये यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि वो बदल चुका है। उसने बताया कि उसने कभी दूसरे कैदियों के साथ परेशानी नहीं की और ना ही कोई नियम तोड़ा है, लेकिन इंटरव्यूअर ने ये इशारा किया कि गॉर्डन पूरी तरह अकेला है। उसे कोई चिट्ठी, फोन कॉल या मुलाकात तक नहीं मिलती और ये दिखाता है कि वो अभी समाज का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये सुनकर गॉर्डन अपना आपा खो बैठा और इंटरव्यूअर को गालियां देने लगा। असल में इंटरव्यूअर इसी पल का इंतजार कर रहा था। गॉर्डन के खराब रवैये के कारण उसकी पेरोल को खारिज कर दिया गया और उसे कमरे से घसीटकर बाहर ले जाया गया। काले पर्दे के पीछे असल फैसला डेवलिन कर रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी जेल से बाहर ना जा सके। गॉर्डन की असफल पेरोल सुनवाई ने उसे गहरी निराशा में डाल दिया था। बाद में कैफेटेरिया में डिएगो ने उसके पास जाकर पूछा कि वो ठीक है या नहीं। गॉर्डन ने ठीक हूँ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में साफ था कि उसने उम्मीद छोड़ दी है। कुछ ही सेकंड के बाद डैरियस वहां से गुजरा और गॉर्डन की टेबल पर एक टूटा हुआ फोर्क रख गया। गॉर्डन ने तुरंत उसका इस्तेमाल करके अपने पियानी को खोल दिया और ये प्लान लोब की थी। उसने गॉर्डन को समझाया था कि पेरोल रिजेक्ट होने के बाद वो दंगा शुरू करे। गॉर्डन ने डिएगो के दोस्त होने के लिए धन्यवाद दिया, फिर अचानक कैफेटेरिया के एक गार्ड को उकसाने लगा। गार्ड ने देखा कि गॉर्डन का पियानी गायब है और तुरंत बैकअप बुलाया। तभी गॉर्डन टेबल पर कूदा और छत से लटक रहे एक लाइव इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ लिया। उसने खुद को बिजली से चार्ज किया और लंबे समय के बाद अपनी पावर्स को महसूस करते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी। फिर उसने बिजली का एक बोल्ट गार्ड पर छोड़ा, जिससे गार्ड वहीं पर तुरंत मारा गया। कैफेटेरिया में अफरा तफरी मच चुकी थी। कैदी इधर उधर भागने लगे थे। डिएगो गार्ड की ओर भागा और गॉर्डन से पूछा कि उसने ये क्या किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गॉर्डन ने वहां की बिजली फैसिलिटी को ओवरलोड कर दिया, जिससे उस पूरी जेल की बिजली चली गई। ये जिम और उसके मेंबर के लिए एक संकेत था कि वो लोग के प्लान के अनुसार दंगा शुरू करे। लेकिन जैसे ही पेबैक और जिम लड़ने वाले थे, गार्ड्स ने उन्हें बिजली के झटके देकर बेहोश कर दिया। इसी बीच लोब अपने सेल में शांत बैठा था, जैसे उसे पूरी अफरा तफरी की कोई चिंता ही ना हो। वहीं गॉर्डन ने इस मौके का फायदा उठाया और इन्फर्मरी की ओर भागा, इस उम्मीद में कि वहां पर छिपकर वो जेल से बाहर निकल सकेगा। उधर फेलिसिया ने डेवलिन को कैफेटेरिया की फुटेज दिखाई, जिसमें साफ दिख रहा था कि गॉर्डन ने अपनी पावर्स को वापस पा ली थी। ये देखकर डेवलिन ने पूरे डिटेंशन सेंटर में गॉर्डन को पकड़ने के लिए मैनहंट का ऑर्डर दिया। इसी बीच गॉर्डन क्लिनिक में खिड़की से बाहर बिल्कुल शांत बैठा था, जब अचानक पीछे से किसी ने उसके सिर पर जोरदार हमला किया और ये ऑफिसर मोरेलिस थी। उसने डेवलिन को इस स्थिति की रिपोर्ट दी और डेवलिन ने उसे ऑर्डर दिया कि वहीं पर वो गॉर्डन को मार डाले। शुरू में मोरेलिस तो हिचकिचाई, लेकिन कोई और विकल्प ना होने पर उसने ऑर्डर को मान लिया। उम्मीद छोड़ चुके गॉर्डन को उसने बेरहमी से मुक्कों से पीटा। उसके ताकतवर हमलों से उसकी खोपड़ी कुचल गई। उसके चेहरे पर यह साफ था कि वो ये काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में कर रही थी। इस घटना को न्यूज में छिपा दिया गया। डेवलिन ने एक झूठी कहानी बनाई कि गॉर्डन भागने की कोशिश में गिरकर मारा गया। एक न्यूज एंकर ने डेवलिन के बयान का समर्थन किया, लेकिन दूसरा एंकर शक में था, क्योंकि उसे पता था कि डेवलिन हर बार किसी की भी जेल में मौत पर झूठी कहानी बनाता है। जेल में वापस डिएगो अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था, जब ऑफिसर मोरेलिस ने कॉल काट दी और बताया कि डेवलिन उससे लोब के सेल के पास वाले सॉलिटरी सेक्शन में मिलना चाहता है। वहां पहुंचकर डेवलिन ने डिएगो को एक्सट्रीम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल दिखाया, जो अंदर से तूफान जैसा खतरनाक था और किसी को भी पल भर में मार सकता था। डेवलिन ने डिएगो से पूछा कि लोब ने उससे क्या करने को कहा था, तो डिएगो ने एक्सेप्ट किया कि लोब ने उसे केवल किचन में एक शिफ्ट लेने को कहा था और कार्पल टनल का जिक्र किया था। ये सुनकर डेवलिन ने उसे जाने दिया, लेकिन वार्निंग दी कि लोब जो भी कहे उसे तुरंत रिपोर्ट करे, वरना इसके उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। बाद में डेवलिन ने लोब से हाल की घटनाओं पर बात की। लोब ने किसी भी तरह की भागीदारी से साफ इनकार कर दिया। यहाँ पर डेवलिन गुस्से में उनके उसके सौदे की याद दिलाई, ये चेतावनी देते हुए कि अगर उसने डेवलिन की रिटायरमेंट से पहले काम पूरा नहीं किया तो उसे एक्सट्रीम सॉलिटरी में डाल देगा। लोब ने माना कि वो खुद जेल से नहीं निकल सकता, इसलिए उसने वादा किया कि डेवलिन की रिटायरमेंट के दिन वो पैसा जुटा देगा। बदले में उसने जेल का वाईफाई पासवर्ड मांगा, तो डेवलिन ने इस पर हंसकर कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। इसी बीच फेलिसिया, ब्रॉडी और एक और ऑफिसर बेसमेंट में इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच कर रहे थे।
डेवलिन ने उन्हें ऑर्डर दिया कि डिएगो द्वारा बताए गए कार्पल टनल के कारण सभी जेल टनल्स की जांच की जाए। वो गॉर्डन की मौत की चर्चा करने लगे। फेलिसिया खुश नहीं थी कि एक कैदी को मार दिया गया और ब्रोडी भी यही महसूस कर रहा था, लेकिन कैप्टन होने के नाते वो मानता था कि जेल की छवि बचाने के लिए ये सही कदम था। बाद में बेसमेंट और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का रिपेयर काम फिर से शुरू हुआ और जब काम पूरा हो गया तो फेलिसिया रिपोर्ट लेकर डेवलिन के पास पहुंची और अपने प्रमोशन के बारे में पूछा। डेवलिन ने कहा कि बोर्ड अभी भी फैसला कर रहा है, लेकिन उसने उसे भरोसा दिलाया कि उसके पास अगला वार्डन बनने का अच्छा मौका है। जैसे जैसे डेवलिन की रिटायरमेंट करीब आती गई, जेल में हर कोई बेचैन था, महसूस कर रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। डिएगो ने लोब से पूछा कि असल में क्या चल रहा है। वो जेल से भागना चाहता था, लेकिन अभी तक कोई ठोस संकेत नहीं मिला था। लोब ने उसे शांत रहने को कहा और भरोसा दिलाया कि वो उसे बाहर निकाल देगा, लेकिन फ्राइडे तक, डेवलिन के आखिरी दिन तक उसे लो प्रोफाइल में रहना होगा। अगली सुबह फेलिसिया को एक ईमेल मिला जिसमें ब्रोडी के अगले वार्डन बनने की उम्मीदवारी का जिक्र था। ये देखकर वो गुस्से में डेवलिन के ऑफिस पहुंची। उसने आरोप लगाया कि डेवलिन ने उससे प्रॉमिस किया था कि ये पद उसके लिए होगा, तो डेवलिन ने उससे कहा कि ये फैसला मेरा नहीं, बोर्ड ने किया है, और भरोसा दिलाया कि उसके और ब्रोडी के बीच एक फेयर कंपटीशन होगा। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका सभी को इंतजार था, डेवलिन का रिटायरमेंट डे का। और ये दिन केवल उसके लिए नहीं बल्कि फेलिसिया और ब्रोडी के लिए भी एक अहम दिन था। और जैसा कई लोग अंदाजा लगा रहे थे, डेवलिन अपने आखिरी वक्त में भी अपनी चालाकी भरा डबल गेम खेलता है। सबको चौंकाते हुए वो वार्डन की कुर्सी ब्रोडी को थमा देता है। ये सुनते ही फेलिसिया के चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगती है और डेवलिन अगले ही पल फेलिसिया को ब्रोडी का असिस्टेंट बनने की सिफारिश करता है। इस घोषणा के कुछ ही देर बाद डेवलिन सीधे लोब के सेल में पहुंचता है। उसका मकसद साफ था, वो उससे वो पैसा वसूलना चाहता था जिसका इंतजार वो कर रहा था। वो लोब को एक टैबलेट थमाता और कहता है कि पैसे ट्रांसफर कर दो और मैं देख लूंगा कि तुझे यहाँ पर पूरी सुविधा मिले। मगर यहाँ पर जो होता है वो डेवलिन ने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर पैसे ट्रांसफर करने के बजाय लोब टैबलेट को हैक कर लेता है और एक ही झटके में वो सभी कैदियों के पीएनई डिवाइसेस को डिसेबल कर देता है। असल में लोब पहले ही चालाकी से डेवलिन से वाईफाई पासवर्ड निकाल चुका था और उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि डेवलिन ने वही पासवर्ड जेल के पूरे सिक्योरिटी नेटवर्क के लिए भी इस्तेमाल कर रखा था। इस तरह लोब के लिए सिस्टम को हैक करना बहुत ही आसान हो गया था। जैसे ही पीएनई डिवाइसेस बंद होते हैं, जेल में अफरा तफरी मच जाती है। कैदी अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। कोई अपने मुंह से आग उगलने लगता है तो कोई जहरीली गैस छोड़ देता है, कोई अपने जख्मों से तुरंत ठीक हो जाता है तो कोई अपनी ताकत से गार्ड्स को चीर फाड़ देता है। वहाँ का सीन पूरी तरह से अराजक हो उठता है और वहाँ के अधिकांश गार्ड्स पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं और उस दंगे पर काबू पाने में वो बहुत ही असफल रहते हैं। बस ऑफिसर मोरेलिस ही है जो अपनी शक्तियों के बल पर बीच में खड़ा होकर कई खतरनाक कैदियों को रोक पाती है। इसी दौरान मेडिकल क्लिनिक में ड्यूटी पर मौजूद डिएगो को जैसे ही अपनी एबिलिटीज वापस मिलती है, उसके मन में एक साथ कई इमोशंस उमड़ पड़ती है, कंफ्यूजन, डर और गुस्सा। खुशकिस्मती से डॉक्टर इसाबेल वहीं पर थी। वो शांतिपूर्वक डिएगो को शांत करती और उसे दोबारा कंट्रोल हासिल करने में मदद देती है। उधर हालात की गंभीरता समझते हुए फेलिसिया डेवलिन को वार्निंग देने पहुंचती है, मगर इससे पहले कि वो कोई कदम उठा पाए, लोब के प्लान का अगला चरण शुरू होता है। डेवलिन खुद उसी सेल में फंस जाता और बाहर निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसी बीच वहाँ का दंगा बहुत ही आगे बढ़ चुका होता है। कैदी गार्ड्स पर हमला करके उन्हें गिरा देते हैं, जो भी उनके रास्ते में आता है उसे बेरहमी से मार डालते हैं। यहाँ तक कि वो आपस में भी लड़ने लगे थे और इसी माहौल में पेबैक और जिम अपनी पुरानी दुश्मनी का हिसाब चुकाने का मौका पाते हैं। यहाँ पर भारी भरकम ताकत वाला जिम शुरू में बहुत ही बढ़त बना लेता है और पेबैक को लगभग मार ही देता है, लेकिन तभी एक और कैदी उसका ध्यान भटकाता और पेबैक मौका पाकर किले के भीतर गहराई में भाग जाता है। उसी समय ब्रॉडी मदद के लिए फेलिसा को कॉल करता है। फेलिसा बताती है कि अगर उसे पीएनई डिवाइस दोबारा चालू करने हैं तो बेसमेंट में जाकर इलेक्ट्रिकल सिस्टम को रीसेट करना होगा, लेकिन एक बड़ी रुकावट है, वहाँ जिम मौजूद है और उसकी ब्रॉडी से पुरानी दुश्मनी है। जैसे ही ब्रॉडी नीचे जाता है, जिम उसे देख लेता और वो उसका पीछा करने लगता है। बेसमेंट में पहुंचकर ब्रॉडी का संपर्क फेलिसिया से टूटने लगता है, जिससे ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि किस ब्रेकर को रीस्टार्ट किया जाए। इसी बीच जिम वहां पर पहुंचता है। उसके कदमों की आवाज सुनकर ब्रॉडी एक कोने में छिप गया था और चुपके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जिम उसे पकड़ लेता है। अब ब्रॉडी के पास मात्र एक ही विकल्प था, सिर्फ लड़ने का। वो कोशिश करता है, लेकिन जिम को वो एक भी असरदार चोट तक नहीं पहुंचा पाता। जिम उसे पकड़कर जोर से दीवार पर पटक देता है और किस्मत से वो दीवार उस ब्रेकर के पास थी जिसे पहले ब्रॉडी अपनी टीम के साथ सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल कर चुका था। अपनी पूरी ताकत जुटाकर ब्रॉडी जिम के चंगुल से निकलकर भागता है और पास की एक पाइप को तोड़ देता है, जिससे जहरीली गैस सीधा जिम के चेहरे पर छोड़ती है।
जैसे ही अंधा हुआ जिम लड़खड़ाकर जनरेटर में गिर जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाती है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। उधर लोब की सेल में फंसा डेवलिन जेल में मचे बवाल से ज्यादा परेशान नहीं था। आखिरकार ये उसका आखिरी दिन जो होता है और उसका ध्यान केवल उस पैसों पर है जो उसे लोब से मिलने वाली थी। लोब उससे कहता है कि उसने पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। ये सोचकर डेवलिन को अब लगता है कि हालात उसके काबू में है, चाहे जेल में कैसा भी कोहराम क्यों ना मचा हो। मगर उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लोब की आखिरी चाल अभी बाकी है। अचानक डेवलिन के दिमाग में एक अजीब सा एहसास दौड़ता है, मानो किसी और ने उसके इमोशंस को कंट्रोल कर लिया हो, और बिना सोचे समझे वो लोब को एक जोर का घूंसा जड़ देता है। कुछ देर के बाद बिजली वापस आ जाती है और सभी पीएनई डिवाइसेस फिर से एक्टिव हो जाते हैं। सारे कैदियों की पावर्स छिन जाती और दंगा धीरे धीरे थम जाता है। गार्ड्स लोब की सेल का दरवाजा खोलते हैं तो डेवलिन तुरंत ऑर्डर देता है कि लोब को एक्सट्रीम सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट में डाल दिया जाए। बाहर फेलिसिया उसका इंतजार कर रही होती है और उसकी हैरानी के लिए डेवलिन ऐलान करता है कि वही नई वार्डन होगी। वो कहता है कि उसने अपना मन बदल लिया है। ये सुनकर फेलिसिया सचमुच बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी ओर पेबैक ढेर सारे मरे हुए कैदियों के ऊपर बैठा था। ये सभी वही लोग हैं जिन्हें उसने दंगे के दौरान मारा था। कुछ दिन के बाद डिएगो क्लिनिक में इसाबेल से मिलने आता है। वो बताता है कि उसे एक दूर जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है, जहां उसकी इमोशंस कंट्रोल करने की पावर ज्यादा कारगर साबित होगी। सरकार अब कैदियों को उनकी पावर के अनुसार अलग अलग जेल में भेज रही थी। इसी बीच फेलिसा वार्डन के रूप में अपनी नई भूमिका में ढल रही थी। वो ऑफिस के दरवाजे से डेवलिन का नेम प्लेट हटाकर फेंक देती है और उसका पुराना चेस्ट पीस कूड़े में डाल देती है और अब पूरा जेल उसके कंट्रोल में था। वहीं दूसरी तरफ ब्रॉडी भी अपने पोस्ट से इस्तीफा दे देता है और कैप्टन का रैंक मोरेलेस को सौंप देता है। वहीं फाइनल सीन में डेवलिन जेल में डैरियस को लेने आता है, जो अभी अभी रिहा हुआ था। मगर असली ट्विस्ट ये सामने आता है कि ये असल में डेवलिन नहीं है। असल में लोब ने अपनी सोल को डेवलिन के शरीर में ट्रांसफर कर दी थी, शायद उसी पल जब सेल में डेवलिन ने उसे घूंसा मारा था। और यही कारण था कि उसने सारे पैसे डेवलिन के अकाउंट में डलवाए, क्योंकि अब वो खुद उसके शरीर का मालिक था। उसने अपने पुराने शरीर को सड़ने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में छोड़ दिया और फेलिसिया को वार्डन बनाने का असली कारण भी यही था, क्योंकि वो जानता था कि वो उसके लिए रास्ते आसान बनाएगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।